नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने वितान पाठ्य पुस्तक के अतीत में दबे पाँव नामक पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि ओम थानवी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इससे पहले भी अपने वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अतीत में दबे पाँव यह ओम थानवी की ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता, यही सब इसमें बताया गया है। और यह रचना ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। इसमें पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था और खुदाई में प्राप्त मोहरें, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था। अतः यहाँ पर नगर नियोजन अति उत्तम है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप है, सबसे ऊंचा चबूतरे पर जो बनाया गया है और जो कि 25 फुट ऊंचा है। मैं अपने पीछे भाग को भी थोड़ा सा आपको बताने जा रही हूँ। और यहाँ पर संपन्न वर्ग की बस्तियाँ भी हैं, जिनके अवशेष हैं भी, और निम्न वर्ग की बस्तियों का अवशेष नहीं मिलता। और लेखक कहता है कि हो सकता है कि वो इतनी मजबूत नहीं बनी रही होंगी कि जो इतने सालों तक टिक सके। तो इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियाँ ही पाई गई हैं। इसमें महाकुंड तथा सामुदायिक केंद्र, पक्की ईंटों का एक कुंड है जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया गया है, और सामुदायिक केंद्र जैसे सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है। इस कुंड में प्रयोग हुई पक्की ईंटें, चूने, चिरोड़ी के गारे तथा सफेद डामर आज भी सिद्ध वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। फसलें यहाँ पे रबी की फसल, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास आदि के बारे में खुदाई में प्राप्त हुआ था। और अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। जल व्यवस्था यहाँ की अति उत्तम थी। इसी के आधार पे कहा भी जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति का विकास कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ नालियाँ अति उत्तम ढंग से बनी हुई हैं, चारों तरफ से ढकी हुई हैं। अगर घरों के अंदर से पानी या मैल की जो नालियाँ हैं बाहर आती हौदी तक और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती हैं। कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था, जिनकी संख्या 700 के लगभग थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लेखक ने बताया है कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है कि क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद को आए। उन मोहरों पे क्या थे? पशु के निशान थे, जैसे शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। तो क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती थी। लेखक बताते हैं कि यह बात स्पष्ट है कि वहाँ पे खेती अच्छी होती थी, लेकिन मोहरों पे शेर, हाथी, गैंडा जो है, इस मतलब यहाँ पे उनकी मोहरों पे इन चीज़ों की पिक्चर होना, ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पे इतनी गर्मी में, इस मरुस्थल भूमि में किस तरह से वहाँ जंगल रहे होंगे, या जंगल में किस तरह से इतने जानवर वहाँ पर रहे होंगे। यह लेखक इस बात में प्रश्न उठा रहा है कि क्योंकि घरों में खिड़कियों, दरवाजों या छज्जों के चिन्ह नहीं है, और
मोहनजोदड़ो की जो जानी मानी मुहरें हैं उसमें पशुओं के चिन्ह हैं, तो क्या वहाँ पे शेर, हाथी, गैंडा इस जो मरुभूमि है उसमें रहते होंगे? तो यह क्योंकि लेखक कहना चाह रहा है कि वहाँ खेती अच्छी थी, खेती तो होती थी, तो पुरातत्वी जो शीरिन रत्नाकर उनका मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। जब खेती होती थी तो सिंचाई किससे होती थी? कुओं से होती थी। और दूसरा उन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, नहरों का प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब कि बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी, बारिश अच्छी होती रही होगी। तो क्या लेखक प्रश्न उठाता है कि बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? लेखक यह सब प्रश्न उठा रहा है कि बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से, जब कुओं का इस्तेमाल खेती के लिए भी होगा तो जो भूतल का जल है वह भी क्या अब पहुँच में नहीं आता होगा, और पानी के अभाव में सिंधु घाटी का वह इलाका क्या है कि क्या उसके अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध, मतलब ये है कि जब यह चीज़ नहीं मिली होगी तो क्या उसी के साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी समाप्त हो गई? लेखक यह प्रश्न उठाना चाह रहा है। मोहनजोदड़ो के में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। लेखक कह रहा है कि जब लोग वहाँ पे यात्रा कर रहे थे अपने यात्रा वृत्तांत में, वह बताता जा रहा है कि लेखक बता रहे हैं कि उनकी यात्रा में उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो सांस आए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। एकदम सन्नाटा, उसमें हवा का तेजी से बहना, तो दरवाजे खिड़की के पास से हवा के गुजरने की मानो उनको एहसास हो रहा था और हवा का तेज बहाव उन्हें महसूस हो रहा था। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधेरा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। सब क्या है? खंडर है, सब कुछ खुला हुआ है। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है और दूसरा तीसरे में। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। हर घर क्या होता है? एक संस्कार में। हर घर का क्या है? एक संस्कार में आकार होता है, चाहे वो कितने साल पुराना क्यों न हो। कमोपेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। लेखक ने यहाँ पे अपने मन के भावों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि लेखक कह रहे हैं कि जब वह वहाँ पे चल रहे थे तो मानो कि उनको अतीत में झांकने की जिज्ञासा न होकर किसी अजनबी के घर में, अनधिकार माने जिसको कि हमको उस घर में चलने फिरने का अधिकार प्राप्त नहीं है और हम फिर भी उसमें चल रहे हैं, उसका अपराध बोध यह मन में है। और जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से, मतलब पीछे के रास्ते चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं कि यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंढा।
और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। मतलब कि वहाँ का जो नगर नियोजन था वह आज भी इतने सालों बाद भी वह एहसास वह हर वक्त जो है साथ में रहता है। और यह एहसास होता है कि कल यहाँ कोई बसता था। और यह क्या है? हमारी सभ्यता परंपरा है। बल्कि जबकि घर हमारा नहीं है, लेकिन उसके घर में रहने का एहसास, उसमें चहलकदमी का एहसास यह अपने साथ में हो जाता है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सका। लेकर कह रहे हैं कि जब वह वहाँ की गलियों और घरों में थे तो भी उन्हें राजस्थान का ध्यान आ रहा था। इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, लेकिन वह कहते हैं कि कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं। जैसे हजारों साल पुराने खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गमी मतलब एक दुख का एहसास वहाँ पे व्याप्त है। क्यों? गांव में घर है पर लोग नहीं हैं। पहले कोई 150 साल पहले राजा से तकरार कर स्वाभिमानी गांव का हर वासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। वहाँ की कहानी क्या है कि 150-200 साल पहले राजा से किसी बात में बहस होने पर वो उस गांव में जो रहने वाले लोग थे, स्वाभिमानी लोग, रातों रात अपना घर छोड़ करके चले गए और दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए। घर खंडर हो गए, पड़ रहे हैं। घर क्या है? मतलब खंडर का होना मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो खंडर दिख रहे हैं, लेकिन वो खंडर अभी ढहे नहीं है, मतलब उजड़े नहीं है। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियाँ ऐसी हैं जैसे कल की बात है। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया, खंडरों ने उसे थाम लिया। खंडरों से उस समय का वह दृश्य अंकित हो जाता है। वह खंडर उस समय की याद का एहसास दिला देते हैं। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शायद शाम ढले लौट आने वाले हैं। राजस्थानी नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपाया था, जिसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर में उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। इजहार माने बताया गया है कि हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, जब मैं छोटा था। लेखक कह रहे हैं कि आरे वाले जो पहिया का आविष्कार था, तो कमानी का, इसका जो है वो पहले इसका आविष्कार हो चुका था। हाँ, क्योंकि लेखक कह रहे हैं जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में भी लकड़ी वाली ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। अपने गांव को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि बैलगाड़ी में ससुराल पहली बार दुल्हन इसी में जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। कई कई गांव में क्या होता है, जो बैलगाड़ी चलाने के लिए जीप के जो उतरे हुए पहिए होते हैं उनको लगा दिया जाता है। हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज़ से हवा के जहाज़ का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है कि ऊँट गाड़ी में क्या है, जो जहाज़ के उतारू पहिए वो लगा दिए जाते हैं। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की जो सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊँट गाड़ी का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा।
हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया। लेखक कहते हैं कि उनके जो मेज़बान थे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। अकेले मोहनजोदड़ो में क्या है, जो खुदाई में निकली जो चीज़ें हैं उनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। क्या है कि वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई हैं वह सिंधु सभ्यता की एक झलक जो है, मतलब उस झलक का अच्छी तरह से जो है उस झलक को वह प्रस्तुत करती हैं कि उस समय वहाँ पर क्या क्या रहा होगा, किस तरह की सभ्यता, किस तरह के आभूषण, जो भी वहाँ पे खुदाई में जो प्राप्त हुआ है वह सिंधु सभ्यता की झलक को बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बनी विशाल निभाण, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हाथ और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताते हैं कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात लेखक कहता है कि जो है वह कोई भी महसूस करेगा कि अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं परंतु हथियार कोई नहीं है। ये बात बहुत ही इसको नोट करने वाली है कि अजायब घर में जो चीज़ें रखी हैं उसमें औजार हैं लेकिन हथियार नहीं है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के कहीं नहीं मिले हैं जैसे कि किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि औजार तो प्राप्त हैं लेकिन हथियार प्राप्त नहीं है। इससे उस समय की सभ्यता में जो शासन या सामाजिक प्रबंधन किस तरह का होता होगा। तो वहाँ अनुशासन जरूर था परंतु ताकत के बल पे नहीं। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद वहाँ न रही हो मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता को कायम रखे हुए था। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है और वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत होना। सिंधु घाटी की सभ्यता की यह बात दूसरी सभ्यताओं से अलग करती है कि वहाँ पर जो दिखावे के तेवर थे वह वहाँ पर यह दृष्टिगत नहीं होता है, वहाँ पर यह दिखाई नहीं देता है। इसलिए दूसरी जगहों पर राजन या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर। वहाँ की जो है वहाँ की जो संस्कृति है उसमें भव्य राजप्रसाद और मंदिर नहीं मिले हैं और राजाओं महंतों की समाधियाँ भी नहीं प्राप्त हुई हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होती हुई भी आकार में छोटी रही।
आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, मतलब लघुता में भी महत्ता अनुभव कराने वाली संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केशविन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। वहाँ जो है तकनीकता के हिसाब से वहाँ जो है कला सिद्धता ज़्यादा प्रदर्शित होती है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य रूप है। इसने क्या बताया, जो एक पुरातत्ववेत्ता थे कि उसकी सभ्यता की जो उसका जो खूबसूरती है क्या है, उसका सौंदर्य बोध ही है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसी में कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारी कशीदेकारी में काम आती होगी। कशीदेकारी क्या होती है, जो कपड़ों पर फूल या चित्र कुछ बनाए जाते हैं। नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाली नरिश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। वही कशीदाकारी वाली दुशाला। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों की छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथीदांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, इसलिए मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चों, आपने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता की किस तरह से वहाँ पे हर चीज़ का सुनियोजन, हर तरह किस तरह से वहाँ पे पानी की निकासी, फसल, महाकुंभ, संपन्न वर्ग की व्यवस्था, नगर नियोजन और अजायब घर, यह सब आपने सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो वहाँ के पुरातत्ववेत्ता और आज भी जो है उसके बारे में कुछ न कुछ मालूम होता रहता है। और लेखक ने ये कहा कि आज जो है वहाँ पर खुदाई अब बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी का जो रिसाव है उसके कारण वहाँ दलदल हो गया है। तो अब जो वहाँ पे मौजूद खंडर है उनको बचाए रखें, उसी का एहसास दिलाना अपने आप में हमारे एक चुनौती है। बच्चों, मैं पाठ समाप्त करने जा रही हूँ। आशा है इस पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अतीत में दबे पाँव, हमें अपने अतीत में धीरे धीरे उसको हमने झांकने का प्रयास किया। इस पाठ में लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत के द्वारा वहाँ पे जो घटित खुदाई में जो प्राप्त अवशेष और वहाँ पे उसमें की वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सभी का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन ओम थानू जी ने किया है। अब पाठ यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है।